हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल अनसॉर्टेड एसएससी। तो लास्ट वीडियो में हमने मैटर का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर। टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो सबसे पहले हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। Now, what is melting point? The temperature at which a solid changes into liquid. It is known as its melting point. यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि जब आइस मेल्ट होती है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट करती है। Alright, now we're gonna see the effect of impurities on melting point। यानी कि जब हम impurities मिला देते हैं किसी सब्सटेंस में तो उसके melting point पे क्या असर पड़ता है, ये अब हम स्टडी करेंगे। राइट, सो यहाँ लिखा हुआ है that when we add impurities the melting point of a substance lowers। What does this mean? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट, यानी कि देखिए, इन विंटर्स फॉरेन कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि रोड्स पर जब आइस जम जाती है तो उसे हम स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट से। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सॉल्ट हमारा यहाँ पे एज एन इम्प्योरिटी वर्क करता है, एंड जब हम सॉल्ट को आइस पर स्प्रिंकल करते हैं तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। यानी कि अब जो आइस मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगती है, वो अब -10 to 15 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होने लग जाएगी। इसलिए हम सर्दियों में रोड्स पर जब आइस जम जाती है तो उसे सॉल्ट से स्प्रिंकल करते हैं। राइट, इससे होता क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मेल्टिंग पॉइंट लोवर्स एंड आइस मेल्ट्स क्विकर। राइट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। बात करें अगर फ्रीजिंग पॉइंट की, सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट, इट इज़ नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। राइट, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि जब हम एक प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, इन अ प्योर सब्सटेंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम बात करें प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर हम इस आइस में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। आई होप आपको यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड equals the surrounding atmospheric pressure causing the liquid to rapidly transform into vapor। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है। ना व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जिस पे एक लिक्विड भाप बनना शुरू हो जाता है। जब ये वेपर प्रेशर आसपास के एनवायरनमेंट की सराउंडिंग के जो टेम्परेचर होता है उसके इक्वल हो जाता है तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। बिकॉज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लिक्विड है वो रैपिडली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वेपर में। अब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ना प्रेशर का बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड एसएससी यहाँ से क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेता है, लाइक अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, या फिर वो आपसे रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछ सकता है। तो अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाट डज दिस प्रोपोर्शनल साइन मीन्स कि प्रेशर आप अगर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, एंड अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। आइए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बेटर क्लैरिटी मिल सके कॉन्सेप्ट की। अगर हम एक प्रेशर कुकर की बात करें, व्हेन लिड इज़ क्लोज्ड, लिड मीन्स जब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद होता है, देयरफॉर प्रेशर जो है वो उसके अंदर इंक्रीज़ होगा, एंड सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज,
एंड फूड क्विक्स वेरी फास्ट। यानी कि जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो ढक्कन उसका बंद होता है एंड इसी वजह से उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो खाना पहले कम टेम्परेचर में बन रहा था उसका टेम्परेचर अब बढ़ जाता है एंड इसी वजह से खाना जल्दी बन जाता है, राइट। बात करें अगर सेकेंड एग्जांपल की तो एट हायर एल्टीट्यूड्स, यानी कि अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस एंड हैंस वाटर वेपराइजेस क्विकली। ना इसका मतलब क्या है कि देखिए जब भी हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, यानी कि माउंटेन्स वगैरह पे जब आप कभी ट्रैकिंग करने जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो लेवल होता है ना प्रेशर का, दैट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस। अगर हम लैंड सरफेस से बात करें, उसको कंपेयर करें तो ऊपर यानी कि एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो हमने देखा कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो खाना बन रहा है या फिर जो वाटर है उसका बॉइलिंग होने का पॉइंट भी जो है, जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा एंड इसीलिए वहाँ पे वाटर जो है वो उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ही जल्दी वेपराइज हो जाता है। I hope this point is clear to you all. So let's move on to our next point. So अब बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट बाद हम देखेंगे इवेपोरेशन। बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि लाइफ में हमें कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ अ स्लो सरफेस फिनोमिनन in which a liquid changes into vapor at any temperature, ध्यान दीजिएगा, below its boiling point। कहना क्या चाहता है ये कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना किसी भी सब्सटेंस का या लिक्विड का वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब जब तक उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो लिक्विड वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें जो अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे, फिर और मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पे आएंगे, देन वो इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट होंगे। यानी कि ये प्रोसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ताकि आपके माइंड में इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। सो सबसे पहले अगर हम देखें इवेपोरेशन को तो अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट को एक फिक्स टेम्परेचर की नीड होती है, वेर एज इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल की बात करें तो प्योर वाटर जो है उसको इवेपोरेट होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है ना, बट अगर हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इन सब की बात करें तो इस टेम्परेचर पे ये इवापोरेट हो सकता है। बात करें वहीं बॉइलिंग पॉइंट की, सो अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, यानी कि प्योर वाटर के लिए इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब आप प्योर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा, यानी कि तभी वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, राइट। अगर और एग्जांपल की बात करें तो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन समर्स, यानी कि जब गर्मियों में हम कपड़े सुखाते हैं तो उनको कोई बॉइलिंग थोड़ी ना होता है, वो तो एक इवेपोरेशन होता है जो उसमें वाटर होता है, आसपास की विंड उसको अब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन सरफेस के मॉलिक्यूल्स हटते जाते हैं एंड इवेपोरेशन होता जाता है। बात करें सेकेंड पॉइंट की, सो इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। मैंने पहले ही बता दिया है कि अपर मॉलिक्यूल्स की वेपर बनती है, देन एयर उसको जो है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, देन अगेन मॉलिक्यूल्स अपर पार्ट पे आते हैं, देन इनकी वेपर बन जाती है। यानी कि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें बॉइलिंग की नीड नहीं होती है। बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, सो इट इज़ अ बल्क फिनोमिनन, यानी कि यहाँ पे जब हम एग्जांपल देखें तो H2, यानी कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो बबल्स जो है वो टिल बॉटम तक हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने कि आप कभी मान लीजिए पानी को उबाल रहे हैं एंड सिर्फ ऊपर ऊपर उसके बबल्स आ रहे हैं एंड नीचे पानी स्टिल है? ऐसा नहीं होता है। वाई? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट में जब हम बॉइलिंग कर रहे होते हैं ना किसी सब्सटेंस की, तो उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर इंक्लूडेड है उसमें पूरे में एक साथ बॉइलिंग होती है, ठीक है। वेयर एज इवेपोरेशन में पहले अपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, उनकी वेपर बनेगी, देन अगेन मॉलिक्यूल्स आएंगे ऊपर सरफेस पे,
उनकी वेपर बनेगी। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो हमें कूलिंग सेंसेशन फील होती है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, अर्दन पॉट। अर्दन पॉट यानी कि पानी पीने का मटका होता है, गर्मियों में हम रखते हैं। वाई? बिकॉज अर्दन पॉट में आपने कभी नोटिस किया हो तो उसमें पोर्स होती है, राइट। अब ये पोर्स से होता क्या है कि उसके अंदर से, वाटर के अंदर से इवेपोरेशन से वेपर बाहर निकलती जाती है एंड हैंस इन पोर्स की मदद से वहाँ पे कूलिंग होती है एंड इसीलिए हमें पानी ठंडा लगता है। एंड अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, सो देयर इज़ नो कूलिंग बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूअस हीट सप्लाई। यहाँ पे कूलिंग कैसे हो सकती है, बिकॉज हम किसी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से बॉईल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें कंटिन्यूस तरह से हीट सप्लाई होती रहेगी एंड कूलिंग हो ही नहीं सकती, राइट। इसकी बात करें तो देयर इज़ नो एक्सटर्नल हीट रिक्वायर्ड। इवेपोरेशन एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जो कि अपने आप होता रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो आइए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन, जो कि एक सरफेस फिनोमिनन है, उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सरफेस एरिया। अब इसका क्या रिलेशन है, व्हेन यू इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसको एग्जांपल देके समझाती हूँ। लाइक देखिए, जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया कि आपकी मदर या आपकी सिस्टर कपड़ों को जब सुखाती हैं तो वो कपड़े को एक साथ इकट्ठा करके नहीं सुखाते हैं, हम हमेशा कपड़ों को पूरा खोल के सुखाते हैं। वाई? बिकॉज कपड़ों को जब हम खोल के सुखाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंड हैंस ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पे आ पाते हैं वाटर के एंड उसके बाद एयर उनको अब्जॉर्ब कर लेती है एंड इसीलिए इवेपोरेशन की जो रेट है, यानी कि भाप बनने की जो रेट है, वो बढ़ जाती है एंड कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना कि एक तरफ आप एक कपड़े को बिल्कुल ऐसे टाइट करके, बिल्कुल ऑल टुगेदर करके सुखाना एंड एक कपड़े को बिल्कुल फैला के सुखाना। आप नोट करना एंड देखना कि कौन सा कपड़ा पहले सूखता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसको आपने फैला रखा है, वो ज़्यादा जल्दी सूखेगा, क्योंकि हमने देख लिया, क्योंकि अपर मॉलिक्यूल्स आएंगे एंड ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा जगह मिलेगी मॉलिक्यूल्स को ऊपर आने के लिए, तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो टेम्परेचर। What happens with the temperature? If we increase the temperature, the evaporation rate increases. यानी कि अगेन वही सेम एग्जांपल, अगर हम बात करें गर्मियों की और सर्दियों की, सो व्हाट हैपन्स इज़, गर्मियों में हमारे आसपास का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एंड सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स को आसपास की हीट मिलती है, राइट। हीट ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी, बिकॉज अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स तो सरफेस को एस्केप ही करना चाहते हैं एंड जब आप सराउंडिंग में पहले से ही हीट ला दोगे तो उनके लिए एस्केप करना ईजी हो जाएगा, राइट। वही बात करें अगर सर्दियों की, तो सर्दियों में ज़्यादा जब धूप नहीं निकलती है तो पूरा पूरा दिन भी हो जाता है बट स्टिल हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो वो रोकेगा हमारे मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने से, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगी, यानी कि जब हवा चलती रहती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा चलती रहेगी तो ज़्यादा हवा अब्जॉर्ब कर पाएगी मॉलिक्यूल्स को, राइट। एंड ज़्यादा हवा अगर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेगी तो वेपर बन जाएगी एंड हैंस जो भी आपका कपड़ा है या जो भी सब्सटेंस है उसका इवेपोरेशन जल्दी होगा एंड वो जल्दी सूख जाएगा, या फिर जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो जल्दी कैरी आउट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी के जो 3 फैक्टर्स थे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड, इनको बढ़ाने से ना इवेपोरेशन की रेट बढ़ रही थी। बट जब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी को जब हम बढ़ाते हैं ना तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये ह्यूमिडिटी नाम की टर्म है क्या। तो देखिए, हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। आपने सुना होगा कि हमारे घर वाले बोलते हैं आज तो ह्यूमस बहुत ज़्यादा है या उमस बहुत ज़्यादा है। तो वो उमस बेसिकली होती क्या है, जब हवा में मॉइस्चर यानी कि नमी ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि आज तो बहुत ही ज़्यादा एयर में ह्यूमिडिटी है।
जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आप एक बात को समझिए कि एयर में पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट है, यानी कि एयर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल से फिल्ड है। अब जब सरफेस के एरिया के ऊपर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो एस्केप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एयर में पहले से पानी है। अब वो उसको अब्जॉर्ब इतना इफ़ेक्टिवली नहीं अब्जॉर्ब कर पाएगी। इसीलिए जब बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हवा में नमी होती है ऑलरेडी, एंड इसीलिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट स्किपिंग द लिक्विड फेज। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सॉलिड चीज़ का जो इवापोरेशन है या फिर जो आप कह लो वेपराइजेशन है, वो डायरेक्टली गैस में हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। एग्जांपल्स की बात करें तो कैम्फर यानी कि कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? जो हम सर्दियों में हमारे ऊन के या वुलन कपड़ों में जब हम बॉल्स डालते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगें, तो उनको हम बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। एंड आप नोटिस करना, जब आप 3-4 महीने बाद उन बॉल्स को देखने की कोशिश करोगे तो वो गायब हो जाती है। वाई? बिकॉज इनमें होता है सब्लिमेशन। ये डायरेक्टली अपनी सॉलिड फेज से गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में, राइट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है या फिर एग्जाम्पल है, दैट इज़ ड्राई आइस। तो नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्विकली कि ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या होता है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो आयोडीन के क्रिस्टल्स एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे भी हमें इसको अलग करने के लिए दिया जाता है, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं, राइट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिपोजिशन। नाउ डिपोजिशन बिल्कुल उल्टा है सब्लिमेशन का। So deposition is a phase transition process in which a gas directly converts into solid, skipping the liquid phase। यानी कि sublimation में हमने देखा solid से डायरेक्ट गैस बन रहा था, एंड डिपोजिशन में गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में ये आएगा ही नहीं। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो वाटर वेपर फ्रॉस्ट में चेंज हो जाती है। सर्दियों में हम देखते हैं कि सुबह सुबह हमें घास पे या फिर अपने कोई भी व्हीकल बाहर खड़ा होता है तो उस पर हमें फ्रॉस्ट यानी कि ओस देखने को मिलती है, राइट। वो क्यों होता है? बिकॉज वाटर वेपर का डिपोजिशन हो जाता है ठंड की वजह से, एंड वो डायरेक्टली फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब एग्ज़ाम में कई बार एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए दे सकता है कि व्हाट इज़ डी सब्लिमेशन और रिवर्स सब्लिमेशन। सो डिपोजिशन को ही हम डी सब्लिमेशन या रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज़ जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इज़ एलपीजी। हम सब के घरों में सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एलपीजी दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है, एंड वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? प्रेशर को इंक्रीज़ करना, टेम्परेचर को कम करना। इससे क्या होगा? गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देख लिया कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी में गैस ही होती है, उसका हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है। अगर बात करें कि एलपीजी के अंदर कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो दैट इज़ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अब इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि मान लीजिए एलपीजी यानी कि सिलेंडर, अब घर में ऐसा होना बाय गॉड्स ग्रेस, बट किसी के घर में अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है तो क्या होगा? अगर एलपीजी लीक हो रही है तो क्या होगा? मम्मी का बीपी हाई हो जाएगा ना। सो बीपी दैट इज़ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि मुझे यूज़फुल लगी, तो मैंने आप सभी को बता दी। So our next point is condensation. Now what is condensation? The process in which gas converts into liquid on cooling it। ध्यान देना, इसको कूल करना पड़ता है तब ये गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिपोजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ कोल्ड वाटर बॉटल। इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमारे पास एक ठंडी पानी की बोतल होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर अगर वो बाहर रखी रहे तो उसके बाहर की सरफेस पे ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें जम जाती है ठंडी ठंडी। अब हमें लगता है कि हम सोचते हैं कई बार कि यार इसके अंदर का पानी बाहर कैसे आ सकता है, बट होता क्या है कि हवा की जो गैस होती है, हवा में जो एयर होती है, वो उस कूलिंग से रिएक्ट करती है, एंड जब वो उससे टकराती है तो ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
जब कंडेंसेशन हो जाता है उस गैस का एंड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हम देखते हैं पानी की बॉटल के बाहर, वो और कुछ नहीं होता है, वो जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है वही उसका कंडेंसेशन हो जाता है एंड वही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें सो क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन, ड्यू ड्रॉप्स एंड फॉग। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनसे एसएससी ज़्यादातर नहीं बट कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेती है। फर्स्ट इज़ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, सो द हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। यानी कि जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, जो निकलती है जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, बात करें अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की, सो द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। यानी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर एक गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर लगा के, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको आप ऐसे याद रखो कि भाई अब मामला क्रिटिकल हो गया है, अब अगर इससे ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो हमारी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। यहाँ पे लिखा भी है कि अबव दिस टेम्परेचर नो अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन टर्न द गैस इनटू अ लिक्विड। कि एक बार अगर कोई गैस या पहुँच जाए अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो उसके बाद आप कितना भी प्रेशर लगा लो, उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज की लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। यानी कि मैटर में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस। सो चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जब किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि शेप हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया। स्टेट इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर इनमें सब में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज, राइट। इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास पहले था बस वही होता है, पर उसका या तो शेप चेंज कर देंगे, साइज़ चेंज कर देंगे, स्टेट चेंज कर देंगे। याद रखिएगा, अगर स्टेट भी चेंज हो रहा है तो वो भी हमारा फिजिकल चेंज होगा। एग्जाम्पल, अगर आइस से वाटर बन रहा है लिक्विड में, तो वो केमिकल चेंज नहीं होगा, कुछ नया नहीं बन रहा है। हमने वाटर से ही आइस बनाई थी एंड आइस से ही वापस वाटर बन गया, राइट। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर को फाड़ दोगे टुकड़ों में तो भी क्या होगा, पेपर ही बचेगा, बस उसके आपने शेप में चेंज कर दिया, ठीक है, उसकी साइज़ में चेंज कर दिया। पहले बड़ा पेपर था, उसको आपने टुकड़ों में तोड़ दिया। टेयरिंग ऑफ पेपर इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। डिज़ोल्विंग शुगर सॉल्ट इन वाटर, यानी कि जब हम पानी में चीनी या फिर नमक मिलाते हैं तो वो भी एक फ़िज़िकल चेंज है। वाई? क्योंकि उसमें सिर्फ हमने उसकी कलर को चेंज कर दिया है एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं हुई हैं अभी भी। हाँ, वो मिक्स हो गए हैं, बट हम उसको इवापोरेशन से वापस से हम शुगर और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, राइट। यानी कि वाटर तो वेपर बन के हो जाएगा, बट शुगर को या फिर सॉल्ट को हम वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, राइट। बात करें अगर नेक्स्ट एग्जांपल की, सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी कि मोम का पिघलना। अब मोम पिघलेगा तो कुछ नया नहीं बन रहा है, वापस हमें सॉलिड मोम ही मिलेगा, ठीक है। उसकी सिर्फ स्टेट में या फिर साइज़ में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, बट कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इसको भी फिजिकल चेंज ही कंसिडर करेंगे। लास्ट एग्जांपल इज़ ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। भाई बटन चालू किया, स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, स्विच ऑफ कर दोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिस इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। बात करें अगर केमिकल चेंजेस की, तो चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विथ एंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ऐसे चेंज जिसमें या तो एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट बने एंड जो नए प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल एंटायरली अलग हो, किससे, रिएक्टेंट से, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग हो तो उसे हम कह देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमें केमिकल चेंज देखने को मिला है। एग्जाम्पल्स की बात करें, सो बर्निंग ऑफ पेपर, वुड। आप पेपर को या लकड़ी को जला दोगे तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, राख बचेगी, ऐश बचेगी। क्या आप इस जले हुए पेपर या वुड से वापस से एक अच्छा पेपर या फिर वापस से लकड़ी का पीस बना सकते हो, नहीं। सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि हमें क्या मिला, ऐश देखने को मिला,
और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन पे लोहे पे जंग लग जाती है तो एक रेडिश ऑक्साइड बन जाता है, राइट, ऑक्साइड बन जाता है। तो अब हम उस ऑक्साइड से वापस हमें वो एकदम प्योर लोहा नहीं ऑब्टेन हो सकता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही का जमना। अब आप एक बात बताओ, कोई ऐसा है यहाँ पे जो दूध से जब दही जम जाए तो दही को वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सके? नहीं। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड आप सभी को उस बैक्टीरिया का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, राइट। सो वो बैक्टीरिया जब इंट्रोड्यूस हो जाता है मिल्क में तो हमें कर्ड मिल जाता है, एंड कर्ड से हम वापस से मिल्क नहीं बना सकते हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। भाई खाना पच गया तो दोबारा से आप मुंह से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट खाना की रेप्लिका तो नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज वाई, डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मान लीजिए आपके घर में कोई अमरूद का पेड़ लगा है एंड उस पर अमरूद पक गए हैं एंड नाउ यू आर अप कि अब उसको आप खाएंगे। तो क्या आप में से कोई ऐसा जादूगर है या फिर क्या आप में से ऐसा किसी को मैजिक आता है कि आप उस पके हुए फ्रूट को वापस से कच्चा कर सको? इज़ इट पॉसिबल? यू ऑल वुड से नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो गया है एंड अब हम उस फ्रूट को वापस से कच्चा नहीं बना सकते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि एसएससी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, दैट इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है भैया? दैट इज़ फिजिकल या फिर केमिकल? सो द आंसर इज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल। क्योंकि जब फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल कैसे है, जब मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है तो हमने ऊपर पढ़ा था कि भैया वेल्ट करोगे अगर आप वैक्स को तो वापस से मोम ही बन जाएगा ना सॉलिड स्टेट में, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। बट केमिकल की अगर बात करें तो हीट रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है जो कि एयर में रिलीज़ हो जा रही है, तो इसे हम कहेंगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस जो कि आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि वेदर अगर आपको कोई फिनोमिनन गिवन है तो वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। सो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज तो ध्यान से देखिएगा। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, आप उसके शेप, साइज़, कलर, स्टेट को ज़रूर चेंज कर सकते हो, बट कोई एंटायरली नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। वहीं केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी कि अगर आपने मान लीजिए पेपर को तोड़ दिया है, टुकड़ों में फाड़ दिया है, तो उसको आप वापस से कैसे जैसे करके वापस उसको रिवर्स कर सकते हो, राइट। अगर आपने मेल्ट कर दिया है आइस को तो आप उसको वापस जमा दोगे तो वो वापस बर्फ़ बन जाएगी। सो फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, राइट। बात करें केमिकल चेंजेस की तो दीज आर इरिवर्सिबल। हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं जिनमें ये प्रूव हो जाता है कि भाई केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ओवरऑल मास रिमेन्स सेम। भाई आपने बर्फ़ को मेल्ट किया या पेपर को टुकड़ों में पीस कर दिए उसके, ठीक है, तो क्या उसके मास में चेंज आएगा? भाई हल्का फुल्का एकदम नेग्लिजिबल चेंज आ सकता है, बट ओवरऑल जो मास को अगर हम कंपेयर करें तो वो सेम ही रहेगा। बट केमिकल चेंज में मास चेंज हो सकता है, यहाँ पे डेफिनेटली लिखा हुआ कि होगा ही, बट मास चेंज हो सकता है, राइट। क्योंकि देखो अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी का मास तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन लास्ट में जो हमारे पास ऐश रह जाएगी उसका मास तो बहुत कम हो जाएगा। तो मास चेंज हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज़ वेरी लेस हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड या फिर रिलीज, यानी कि जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो अगर किसी में हीट रिलीज़ हो रही है तो वो बहुत कम अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो भी बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। वहीं बात करें केमिकल चेंज की तो हाई अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती, यहाँ पे रिलीज़ होती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने मैटर का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होंगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आप ही की तरह बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपको किसी भी चैप्टर के पर्टिकुलर नोट्स चाहिए या फिर इसी चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ चाहिए, सो काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।